नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मीकांत में एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं स्थानीय स्वशासन और उसमें नगर निगम यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ को पढ़ रहे हैं। यह अध्याय संख्या लक्ष्मीकांत में 39 है। हो सकता है अलग अलग पुस्तकों में नए जो एडिशंस आते हैं उसमें अध्याय संख्या बदल जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत में शहरी स्थानीय शासन का अर्थ है शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी सरकार। शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र उन निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा उस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया हो। भारत में 8 प्रकार के शहरी शासन है। नगर पालिका, ठीक, नगर पालिका परिषद, पहला तो है नगर पालिका परिषद, दूसरा है नगर पालिका, तीसरा अधिसूचित क्षेत्र सीमित, चौथा शहरी क्षेत्र समिति, सीमित नहीं समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, इसके अलावा पत्तन न्यास, इसके अलावा विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। तो भारत में 8 प्रकार के शहरी क्षेत्र हैं और शहरी प्रशासन जो है हमारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। नगरीय शासन की प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिल गया। केंद्र स्तर पर तट नगरीय स्थानीय स्वशासन का विषय निम्नलिखित 3 मंत्रालयों से संबंधित हैं। पहला, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, दूसरा रक्षा मंत्रालय कैंटोनमेंट बोर्डों के मामले में, तीसरा गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों के मामले में। देखिए फिर से बता रहा हूँ, निम्नलिखित 3 मंत्रालयों से संबंधित है नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो पहला है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में, दूसरा रक्षा मंत्रालय जिसमें कैंटोनमेंट बोर्डों के मामले आते हैं, इसके अलावा गृह मंत्रालय जिसमें संघीय क्षेत्रों के मामले में भी है। अब हम समझते हैं नगर निकायों का विकास। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है इसका। आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय नगर प्रशासन की संस्थाएं अस्तित्व में आई। इस संदर्भ में प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहली, 1688 में भारत का पहला नगर मद्रास में स्थापित हुआ, 1688 में। फिर 1726 में मुंबई एवं कलकत्ता में नगर निगम स्थापित हुए। 1726 में 1688 में पहला मद्रास, इसके अलावा 1726 में बम्बई और फिर कलकत्ता, ठीक। 1870 का लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के विकास में परिलक्षित हुआ। 1870 में मेयो जो था उसने वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प जो है स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के विकास में परिलक्षित हुआ। इसके अलावा 1882 में लॉर्ड रिपन का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है। फिर 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति हुई 1907 में, और 1909 में अपनी रिपोर्ट सौंपी इसने। इस आयोग के अध्यक्ष हॉबहाउस थे। रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन 1907 में और 1909 में रिपोर्ट दी। इस आयोग 1907 में जो रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन बना, इसका अध्यक्ष था हॉबहाउस। फिर भारत सरकार द्वारा 1919 के द्वारा प्रांतों में लागू की गई द्विशासनिक योजना के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का एक अंतरित विषय बन गया और इसके लिए भारतीय मंत्री को प्रभारी बनाया गया। फिर 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट केंद्रीय विधेयक द्वारा पारित किया गया। फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम आया और उसके द्वारा लागू प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। अब हम समझते हैं समितियां एवं आयोग। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित स्थानीय नगर प्रणाली कार्यप्रणाली में सुधार के लिए समय समय पर नियुक्त समितियां और आयोगों का विवरण जो है एक आगे सारणी में दिया हुआ है, वो आपको देख लेनी चाहिए। अब हम समझते हैं संवैधानिकरण। संवैधानिकरण का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें क्या दिया हुआ है। तो अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान विधेयक नगर पालिका विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य नगर पालिका के ढांचे पर उनकी संवैधानिक स्थिति परामर्श कर उन्हें शक्तिशाली बनाना और सुधारना था। यद्यपि ये विधेयक जो है लोकसभा में पारित हुआ, किंतु अक्टूबर 1989 में विधेयक राज्यसभा में गिर गया और निरस्त हो गया।
65वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के द्वारा 1989 में किया गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। फिर वीपी सिंह के नेतृत्व में 1990 में पुनः संशोधित नगरपालिका विधेयक पुनः स्थापित किया गया, फिर भी ये विधेयक पास नहीं हुआ और अंत में लोकसभा विघटित होने पर निरस्त हो गया। फिर सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने भी लोकसभा में संशोधित नगरपालिका विधेयक पुनः स्थापित किया। अंततः ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से रूप में पारित हुआ और 1 जून 1993 को प्रभाव में आया। स्थानीय प्रशासन संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित राज्य सूची का विषय है और जो ये विधेयक लाया गया 1 जून से जो लागू हुआ, वो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से दिसंबर 1992 को पारित हुआ। राज्यसभा से और लोकसभा दोनों से पारित हुआ 1992 दिसंबर में। इसके बाद अपेक्षित राज्य विधानमंडलों द्वारा इसे मान्यता मिल गई और राष्ट्रपति की स्वीकृति अप्रैल 1993 को मिली। अब हम समझते हैं 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 क शामिल किया। इसमें नगर पालिकाएं नाम दिया गया इसे और अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक, अंग्रेजी में 243 पी से 243 जेड जी तक के उपबंध शामिल किए गए। इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखिए आप जानते हैं तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, उससे भाग संख्या 9 जो है संविधान में जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी तरह से 74वें में संविधान संशोधन करने पर भाग 9 का जोड़ा गया और भाग 9 का के साथ 12वीं अनुसूची जोड़ गई। इस सूची में नगरपालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। ये अनुच्छेद जो है 243 जो उल्लेख है वो 243 डब्ल्यू से संबंधित हैं। ठीक है, इस अधिनियम ने 1992 के 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इससे संविधान के न्यायोचित भाग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। न्यायोचित क्षेत्राधिकार में लाने का मतलब ये हुआ कि इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानानुसार नई नगरपालिका पद्धति को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, उसे अपनाना ही होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी शासन को पुनर्जीवित करना और शक्तिशाली बनाना है, जिससे कि वे स्थानीय शासन की इकाई के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य करें। इस अधिनियम की विशेषताएं देखें तो इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली, 3 प्रकार की नगर पालिकाएं यहाँ पर सामने आती हैं। इस अधिनियम में प्रत्येक राज्य में 3 तरह की नगर पालिकाओं की संरचना का उपबंध है। पहली है नगर पंचायत, किसी भी नाम से परिवर्तित क्षेत्र के लिए ये नगर पंचायत बनेगी। इसके अलावा नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका बनेगी और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम बनेगा। तो एक तो नगर पंचायत बनेगी, अगर मान लो किसी भी नाम से परिवर्तित क्षेत्र है, मान लो कोई छोटा, तो उसके लिए नगर पंचायत बनेगी और नगर पालिका बनेगी छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम की बात की गई। लेकिन एक अपवाद है, यदि कोई शहरी क्षेत्र जहाँ की शहरी सुविधाएं किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं, तब राज्यपाल उस शहरी क्षेत्र को एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। इस स्थिति में नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकता। राज्यपाल किसी क्षेत्र को निम्नलिखित कारकों के आधार पर संक्रमण क्षेत्र, लघु शहरी क्षेत्र अथवा वृहद शहरी क्षेत्र निर्दिष्ट कर सकते हैं। किस आधार पे? पहला, जनसंख्या, क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पे। दूसरा, जनसंख्या का घनत्व किस आधार का है, उस आधार पे। तीसरा, स्थानीय प्रशासन के लिए उपार्जित राजस्व के आधार पर। चौथा, गैर कृषि कार्यों में रोजगार का प्रतिशत। और पांचवा, आर्थिक महत्व। और छठा, अन्य कारण से जिसे राज्यपाल विचार करने योग्य माने राज्यपाल के विचाराधीन ये विषय है। तो इस तरह वो किसी भी शहर क्षेत्र को जो विशिष्ट दर्जा प्राप्त करवा सकता है। अब हम समझते हैं नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। उसकी संरचना किस प्रकार की होती है? तो नगर पालिका के सभी सदस्य जो होते हैं सीधे नगर पालिका क्षेत्र द्वारा चुने जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर पालिकाओं को निर्वाचन क्षेत्रों जैसे वार्डों उस तरह से बांटा जाता है उनमें। और राज्य विधानमंडल नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान कर सकता है। ये नगर पालिका में निम्न व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था करता है। और राज्य विधानमंडल जो होता है नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान कर सकता है, वो राज्य विधानमंडल के
हाथों में हो सकता है। ठीक है, नगर पालिका में निम्न व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था होती है। देखिए, वह व्यक्ति जिसे नगर पालिका के प्रशासन का विशेष अथवा अनुभव ज्ञान हो, ऐसी स्थिति में से नगर पालिका की सभा में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। मतलब कैसे कि वह व्यक्ति जिसे नगर पालिका के प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो, उसे नगर पालिका की सभा में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्य जिसमें नगर पालिका का पूर्ण अंशतः क्षेत्र आता हो, मतलब निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं, वो नगर पालिकाओं का पूर्ण, जिसके अंतर्गत पूर्णतः अंशतः क्षेत्र आते हैं, वैसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था होती है। इसके अलावा राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, वो भी। इसके अलावा समिति के अध्यक्ष, वार्ड समितियों के अध्यक्ष वगैरह आदि शामिल है। अब समझते हैं वार्ड समितियों को। तो 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के तहत 1 या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति होगी। ठीक है, 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका है मान लो कोई, तो इस क्षेत्र के तहत 1 या अधिक वार्डों को मिलाकर के वार्ड समिति होगी। वार्ड समितियों की संरचना, उनके क्षेत्र और वार्ड समिति में पदों को भरने के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए उपबंध शामिल होते हैं। मतलब ये है कि 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका होती हैं, तो वहाँ 1 या अधिक वार्डों को मिलाकर एक वार्ड समिति बना सकते हैं। वार्ड समिति होगी वहाँ पर। वार्ड समिति की संरचना किस प्रकार से होगी? वार्ड समिति की संरचना क्षेत्र और वार्ड समिति में पदों को भरने के लिए विधानमंडल जो होता है वो उपबंध बना सकता है। अब अन्य समितियां देखें तो कई समितियों के अतिरिक्त राज्य विधानमंडल, राज्य विधायिका अन्य समितियों के गठन के लिए प्रावधान बनाने के लिए अधिकृत है। ऐसी समितियों के अध्यक्ष नगर पालिका के सदस्य हो सकते हैं। अब पदों का आरक्षण देखिए, ये अधिनियम जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगरपालिका में आरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा ये महिलाओं को कुल सीटों के 1/3, जिसमें अनुसूचित और जनजाति और SC/ST की महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, ठीक है, इनकी सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं से संबंधित आरक्षित सीटें भी शामिल होती हैं और ये सब चीज़ें प्रावधान ये अधिनियम करता है। इसके बाद अलावा देखें तो राज्य विधानमंडल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं हेतु नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण हेतु विधि निर्धारित कर सकता है। यह किसी भी नगरपालिका या अध्यक्ष पद पर पिछड़ी जातियों के आरक्षण के समर्थन में कोई उपबंध बना सकता है। ये राज्य विधानमंडल को सामर्थ्य प्राप्त है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए नगरपालिकाओं में सीटों के आरक्षण के साथ साथ अध्यक्षों के कार्यालयों में आरक्षण की सुविधा अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट समापन अवधि, जो कि वर्तमान में 70 वर्ष अथवा 2020 तक के पश्चात निष्प्रभावी या समाप्त हो जाएगी। नगरपालिकाओं का कार्यकाल, यह अधिनियम प्रत्येक नगरपालिका के कार्यकाल अवधि 5 वर्ष निर्धारित करता है। यद्यपि इसे इसकी अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद नई नगरपालिका गठन किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, इसकी अवधि 5 वर्ष समाप्त होने से या उससे पूर्व समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा विघटन की दशा में इसे विघटन होने की तिथि से 6 महीने की अवधि तक जो है नगरपालिका गठन किया जाना चाहिए। इसकी अवधि की 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर या इससे पूर्व भी इसे समाप्त किया जा सकता है, इसे गठन किया जा सकता है। इसके अलावा विघटित होने की, मान लो लोकसभा नहीं भाई, मान लो नगरपालिका जो है, नगरपालिका गठन किया गया और नगर प्रशासन जो है नगरपालिका के लिए जो कार्यकाल था 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित होता है और समाप्त हो जाता है, तो अगला गठन किया जाता है। और विघटन होने की 6 माह की दशा में अवश्यम भावी जो है गठन किया जाना चाहिए नगरपालिका प्रशासन का। किंतु जहाँ इस अवधि जिसके लिए नगरपालिका भंग नगरपालिका को कार्य करते रहना है 6 महीने से कम हो, उस अवधि के लिए नई नगरपालिकाओं के लिए किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी किसी नगरपालिका के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व गठित नगरपालिका उस शेष अवधि के लिए बना रहेगा जिस अवधि के लिए भंग की गई है। नगरपालिका भंग नहीं किए जाने पर बना रहता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि समय पूर्व भंग के पश्चात पुनः गठित नगरपालिका 5 वर्ष की अवधि तक के लिए नहीं बना रहेगा, बल्कि केवल बची हुई अवधि के लिए ही कार्य करेगा। इसके अलावा यह अधिनियम जो है 1992 का 74वां संविधान संशोधन, इस अधिनियम नगरपालिका के भंग होने के संबंध में 2 और प्रावधान करता है। पहला, नगरपालिका को भंग होने के पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर अवश्य दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी कानून का कोई भी संशोधन जो कि वर्तमान में लागू है 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व नगरपालिका को भंग नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं निर्हरताएं।
तो निरर्हताएँ मतलब जो क्वालिफिकेशन चाहिए जिसमें क्वालिफिकेशन नहीं है, तो निरअर्हताएँ जो हैं वो क्या क्या हैं? चुने जाने पर या चुने हुए निम्न स्थितियों में निरर्ह घोषित किए जा सकते हैं सदस्य। पहली स्थिति है संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन विधानमंडल के निर्वाचन प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत। इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत फिर भी किसी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु की शर्त पर निरर्ह घोषित नहीं किया जा सकेगा यदि 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो। इसके बाद निरर्हता संबंधी सारे विवाद राज्य विधान द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। अब हम समझते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को समझते हैं। निर्वाचन प्रक्रियाओं की देखरेख, निर्देशन एवं नियंत्रण और नगरपालिकाओं के सभी चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग के अधिकार में होगा। नगरपालिकाओं के चुनाव संबंधी सभी मामलों पर राज्य विधानमंडल उपबंध बना सकता है। अब हम समझते हैं शक्तियां और कार्य। राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिसमें कि वे स्वायत्त सरकारी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम हों। इस तरह की योजना में उपयुक्त स्तर पर नगरपालिकाओं के अंतर्गत शक्तियां और जिम्मेदारी आती हैं जो निम्न है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम को तैयार करना। दूसरा, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना जो उन्हें सौंपे गए हैं उनमें 12वीं अनुसूची के 18 मामले शामिल हैं। ठीक है, तो ये मामला है कि नगरपालिकाओं के अंतर्गत शक्तियां और जिम्मेदारी आती हैं और वो है पहली आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम को तैयार करना, ये सामर्थ्य। इसके अलावा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना जो उन्हें सौंपे गए हैं। 12वीं अनुसूची के 18 मामले इसमें शामिल हैं। अब हम समझते हैं वित्त को। तो वित्त के बारे में राज्य विधायिका नगरपालिका को वसूली, उपयुक्त कर निर्धारण, चुंगी, यात्रा कर, शुल्क लेने का अधिकार। इसके अलावा नगरपालिकाओं में राज्य सरकार द्वारा करों, चुंगी, पथ कर और शुल्क एकत्रित करने का काम सौंप सकती हैं। इसके अलावा राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता के रूप में अनुदान प्रदान कर सकता है। इसके अलावा नगरपालिकाओं में जमा होने वाली सभी राशि संग्रहण की विधियाँ तैयार कर सकती हैं। ये कार्य राज्य विधायिका का है। इसके अलावा वित्त आयोग जो पंचायतों के लिए गठित किया जाएगा है कि प्रत्येक 5 वर्ष में नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और राज्य को निम्नलिखित सिफारिशें करेगा। राज्यपाल को निम्नलिखित सिफारिशें करेगा। 1 नंबर, सिद्धांत जो नियंत्रित होंगे। राज्य और नगरपालिकाओं में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किए गए कुल करों, चुंगी, मार्ग कर, संग्रहित शुल्कों का बंटवारा और सभी स्तरों पर नगरपालिकाओं के बीच शहरों का आवंटन। इसके अलावा करों, चुंगी, पथ कर और शुल्कों का निर्धारण जो नगरपालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को दिए जाने वाले अनुदान। इसके अलावा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय। राज्यपाल द्वारा आयोग को दिए जाने वाला कोई भी मामला जो कि पंचायतों के मजबूत वित्त के पक्ष में हो। इसके अलावा राज्यपाल को आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों और कार्यवाही रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में नगरपालिकाओं के पूरक स्रोतों की राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए राज्य वित्त आयोग की द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देगा। संघीय क्षेत्र में लागू होना। संघीय क्षेत्र में लागू होना मतलब क्या है? इस भाग के प्रावधान संघीय क्षेत्र पर लागू होते हैं, किंतु राष्ट्रपति निर्देशित कर सकते हैं कि ये प्रावधान ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ संघीय क्षेत्रों पर लागू किए जाएंगे जैसा कि वे विनिर्दिष्ट करें। इसके अलावा केंद्र शासित राज्यों पर लागू करना। केंद्र शासित राज्यों पर लागू करने का क्या मतलब है? वित्त आयोग की सिफारिशें राज्यपाल को दे सकता है, तो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू करने की सिफारिशें भी दी जा सकती हैं। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य नगर निगमों को पूर्व स्रोतों की जानकारी संचित निधि में वृद्धि के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर आवश्यक उपायों में सलाह देगा। तो उसमें संघीय क्षेत्र में लागू होना एक बात थी और दूसरी केंद्रीय शासित राज्यों में लागू होना। भारत का राष्ट्रपति इस अधिनियम के उपबंधों को किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र में लागू करने के संबंध में निर्देश दे सकता है, सिवाय कुछ छूटों और परिवर्तनों को जिन्हें वे विशिष्टतः बताएं। इसके अलावा छूट प्राप्त क्षेत्र कौन से होते हैं? यह अधिनियम राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषदों की शक्तियों और कार्यवाही में प्रभावित नहीं करता है।
ये अधिनियम पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद की शक्तियों और कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता, तथापि संसद इस अधिनियम के प्रावधान को अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों तथा ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ विस्तारित कर सकती है जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे। इसके अलावा जिला योजना समिति, प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा जो जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को संगठित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। राज्य विधानमंडल इस संबंध में निम्न उपबंध कर सकता है। जिला योजना समिति के संबंध में राज्य विधानमंडल क्या क्या योजनाएं रख सकता है। देखिए, इस तरह की समितियां जो गठित की गई हैं, जिला योजना समिति बनाई गई हैं, इस तरह की समितियों की संरचना राज्य विधानमंडल कर सकता है। इसके अलावा इन समितियों के सदस्यों के निर्वाचन का तरीका भी राज्य विधानमंडल तय कर सकता है। इसके अलावा इन समितियों की जिला योजना के संबंध में कार्य करने के बारे में भी राज्य विधानमंडल कोई भी उपबंध बना सकता है। इसके अलावा इन समितियों के अध्यक्ष के निर्वाचन का ढंग भी राज्य विधानमंडल उपबंध बना सकता है। इस बारे में इस अधिनियम के अनुसार जिला योजना समिति की 4/5 भाग सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। समिति के इन सदस्यों की संख्या जिले की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। इस प्रकार की समितियों का अध्यक्ष विकास योजनाओं को राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। इसके अलावा प्रारूप विकास आयोजना को लेकर आयोजना करते समय जिला आयोजना समिति निम्नलिखित चीज़ों को ध्यान में रखेगी। पहला, इसके संबंध में क्या ध्यान में रखेगी? पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच साझा हितों के मामले जैसे कि जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों की हिस्सेदारी, आधारभूत संरचना का समन्वित विकास और पर्यावरण संरक्षण, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा वित्तीय अथवा अन्य प्रकार के उपबंध संसाधनों का परिमाण। इसके अलावा ऐसी संस्थाओं संगठनों से परामर्श लेगी जैसा कि राज्यपाल निर्दिष्ट करे। अब हम समझेंगे महानगरीय योजना समिति। महानगरीय योजना समिति क्या है? प्रत्येक महानगर में विकास योजना को प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगरीय योजना समिति होगी। ठीक है। राज्य विधानमंडल इस संबंध में निम्नलिखित उपबंध बना सकता है। महानगरीय योजना समिति के संबंध में राज्य विधानमंडल ये तय कर सकता है कि इस तरह की समिति की संरचना तय करे राज्य विधानमंडल। इसके अलावा इन समिति के सदस्यों के निर्वाचन का तरीका भी तय कर सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं का इन समितियों में प्रतिनिधित्व तय कर सकता है। इसके अलावा महानगरीय क्षेत्रों के लिए योजनाओं और समन्वयता के संबंध में इन समितियों के कार्य, इन समितियों में अध्यक्ष का चुनाव ढंग। इस अधिनियम के अंतर्गत महानगरीय योजना समिति के 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। समिति के इन सदस्यों की संख्या उस महानगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं एवं पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में समानुपाती होनी चाहिए। इस तरह समितियों का अध्यक्ष विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा। इसके अलावा प्रारूप विकास योजना तैयार करते समय महानगरीय आयोजना समिति निम्नलिखित का ध्यान रखेगी। पहला, इसके संबंध में वो ध्यान रखेगी महानगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं एवं पंचायतों द्वारा तैयार योजनाओं का ध्यान रखेगी। इसके अलावा नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के बीच साझा हितों के मामले जैसे समन्वित आयोजना, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों की हिस्सेदारी, आधारभूत संरचना का समन्वित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेगी। इसके अलावा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं प्राथमिकताएं ध्यान रखेगी। इसके अलावा महानगरीय क्षेत्र में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार को द्वारा दिए जाने वाले निवेश का परिणाम एवं परिमाण एवं प्रकृति अथवा उपलब्ध वित्तीय एवं अन्य संसाधनों का ध्यान रखेगी। इसके अलावा ऐसी संस्थाओं में संगठनों से परामर्श करेगी जैसा कि राज्यपाल निर्दिष्ट करे। इसके अलावा वर्तमान विधियों एवं नगर पालिकाओं की निरंतरता, नगर पालिकाओं से संबंधित सभी विधियां इस अधिनियम के जारी होने के 1 वर्ष के बाद प्रभावी रहेंगी। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि राज्यों को इस अधिनियम पर आधारित नगर पालिकाओं के नए तंत्र को 1 जून 1993 से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के भीतर अपनाना होगा। यद्यपि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अस्तित्व में सभी नगर पालिकाएं जारी रहेंगी बशर्ते कि राज्य विधानमंडल उन्हें विघटित न करें। अब हम समझते हैं निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। यह अधिनियम नगर पालिकाओं के चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। ये अधिनियम घोषित करता है कि चुनाव क्षेत्र और इस चुनाव क्षेत्र में सीटों के विभाजन संबंधी मुद्दों की चुनौती न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जा सकती। फिर भी राज्य विधानमंडल द्वारा सुझाए गए तरीकों और अधिकारियों को दी गई अर्जी को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में चुनाव न होने की स्थिति में न्यायालय में चुनौती पेश नहीं कर सकता।
अब हम समझते हैं 12वीं अनुसूची को। नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र के 18 क्रियाशील विषय समाहित किए गए हैं। तो नगर पालिकाओं के विषय में जो विषय हैं, पहले 18 विषय बताता हूँ। पहला विषय है नगरीय योजना, जिसमें नगर की योजना भी है। इसके अलावा भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण इसमें शामिल है। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना भी शामिल है। इसके अलावा सड़कें और पुल भी शामिल हैं। इसके अलावा घरेलू औद्योगिक वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय भी शामिल है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन भी शामिल है। इसके अलावा अग्निशमन सेवाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा नगर वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि भी शामिल है। इसके अलावा समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण शामिल है, जिसमें मानसिक रोगी व विकलांग शामिल हैं। इसके अलावा गंदी बहती सुधार और गंदी बहती सुधार और प्रोन्नयन शामिल हैं। इसके अलावा नगरीय निर्धनता उन्मूलन शामिल हैं। इसके अलावा नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल मैदानों की व्यवस्था की भी जानकारी इसमें शामिल है। इसके अलावा सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य पक्ष आयामों की अभिवृद्धि। इसके अलावा शव गाड़ना, शवदाहन, दाह क्रिया व शमशान आदि, विद्युत शवदान गृह आदि इसमें शामिल है। इसके अलावा कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। इसके अलावा जन्म व मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी। इसके अलावा जन सुविधाएं, जिनमें मार्गों पर विद्युत व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड और जन सुविधाएं सम्मिलित हैं। इसके अलावा वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन शामिल है। अब हम समझते हैं शहरी शासनों के प्रकार। भारत में 8 प्रकार के स्थानीय निकाय नगर क्षेत्रों के प्रकाशन के लिए सृजित किए गए हैं। पहला है नगर निगम, फिर नगर पालिका, फिर अधिसूचित क्षेत्र समिति, फिर नगरीय क्षेत्र समिति, फिर छावनी बोर्ड, फिर टाउनशिप, फिर बंदरगाह न्याय और फिर विशेष उद्देश्य एजेंसी शामिल हैं। तो इन 8 प्रकार के नगर प्रशासनों को हम समझेंगे। सबसे पहले नगर निगम से शुरू करते हैं। नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अन्य शहरों के लिए है। ये संबंधित राज्य विधानमंडल की विधि के द्वारा राज्यों में स्थापित हुई और भारत की संसद के अधिनियम द्वारा केंद्र शासित राज्यों में राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है। प्रत्येक नगर निगम के लिए पृथक अधिनियम भी हो सकता है। नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं। नगर निगम में एक तो होता है परिषद, एक होती है स्थायी समिति और एक होते हैं आयुक्त। देखिए, परिषद जो होती है निगम की विचारात्मक एवं इस विधायी शाखा होती है। परिषद जो होती है काउंसिल, वो स्थायी शाखा होती है। इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद होता है। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से पार्षद को चुना जाता है। और इसमें कुछ नामित व्यक्ति भी होते हैं परिषद में, जिनका नगर प्रशासन में ऊंचा ज्ञान और अनुभव होता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि परिषद की संरचना अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का आरक्षण सहित 74वें संविधान संशोधन द्वारा शासित होती है। परिषद का जो प्रमुख होता है उसको मेयर या महापौर कहते हैं। परिषद का जो प्रमुख होता है वो महापौर या मेयर होता है। उसकी सहायता के लिए एक उप महापौर यानी डिप्टी मेयर होता है। ज़्यादातर राज्यों में उसका चुनाव 1 साल के नवीनीकरण कार्यकाल के लिए होता है। वास्तव में वह एक अलंकारिक व्यक्ति होता है और निगम का औपचारिक प्रधान होता है। उसका प्रमुख कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। स्थायी समिति परिषद के कार्य को सुगम बनाने के लिए गठित की जाती है, जो कि आकार में बहुत बड़ी होती है। वह लोक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर निर्धारण, इसके अलावा वित्त व अन्य को देखती है। इसके अलावा वह अपने क्षेत्रों में निर्णय लेती हैं। इसके अलावा नगर निगम आयुक्त परिषद और स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। अतः वह नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और साधारण IAS समूह का एक सदस्य होता है। IAS समूह का एक सदस्य होता है, उसको हम कहते हैं मेयर। ठीक है, तो ये होता है नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है और उसकी सहायता के लिए डिप्टी मेयर भी होता है। 1 वर्ष के लिए चुना जाता है और वो क्या करता है, समस्त बैठकों का अध्यक्षता करता है। स्थायी परिषद के कार्य को सुगम बनाने के लिए गठित की जाती है। इसमें आकार में बहुत बड़ी होती है परिषद और वो लोक कार्य इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के लिए करता है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। साधारणतः वो IAS समूह का एक सदस्य होता है। नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और नगर निगम आयुक्त परिषद, नगर निगम आयुक्त परिषद, देखिए
नगर निगम आयुक्त परिषद और स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, अतः वह नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है मेयर, और वो सामान्य एक IAS समूह का एक सदस्य होता है। IAS समूह का एक सदस्य होता है। अब बात करते हैं नगर पालिका की। दूसरा नगर प्रशासन जो है वो है एक नगर पालिका। नगर पालिकाएं कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती हैं। निगमों की राह ये भी राज्य में राज्य विधानमंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा गठित की गई और केंद्र शासित राज्यों में भारत के संसद द्वारा गठित की गई हैं। ये अन्य नामों जैसे नगर पालिका परिषद, नगर पालिका समिति, नगर पालिका बोर्ड, उपनगरीय नगर पालिका, इसके अलावा शहरी नगर पालिका और अन्य नाम से भी जानी जाती है। नगर पालिका को नगर निगम की तरह नगर पालिका के पास भी परिषद होती है, स्थायी समिति होती है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामक एक अधिकार क्षेत्र आते हैं। परिषद निगम की वैचारिक और विधायी शाखा होती है। इसमें लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित काउंसलर शामिल होते हैं। परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है। परिषद का जो प्रधान होता है वो अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष उसका सलाहकार होता है। वह परिषद की सभा को अध्यक्षता करता है और नगर निगम के महापौर के विपरीत नगर प्रशासन में उसकी महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका होती है। परिषद की बैठकों की अध्यक्षता के अलावा यह कार्यकारी शक्तियों का भी उपयोग करता है। इसके अलावा स्थायी समिति परिषद के कार्य को सुगम बनाने के लिए गठित की जाती है। इसके अलावा वह लोक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर निर्धारण, वित्त तथा अन्य मामलों को देखती है। स्थायी समिति परिषद के कार्य को सुगम बनाने के लिए गठित की जाती है। स्थायी समिति होती है। इसके अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका के दैनिक प्रशासन का जिम्मेदार होता है और वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब हम समझते हैं अधिसूचित क्षेत्र समिति। अधिसूचित क्षेत्र समिति क्या होती है? अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन दो प्रकार के प्रशासन क्षेत्रों के लिए किया जाता है। पहला, एक तो औद्योगिकीकरण के कारण विकासशील कस्बा, और दूसरा वह कस्बा जिसने अभी तक नगर पालिका के गठन की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की हो लेकिन राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उसमें अधिसूचित क्षेत्र समिति गठित की जा सकती है। चूंकि इसे सरकारी राजपत्र से प्रकाशित कर अधिसूचित किया जाता है, इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति के रूप में जाना जाता है। यद्यपि ये राज्य नगरपालिका अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है। अधिनियम के केवल वही प्रावधान इसमें लागू होते हैं जिन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, और इसे किसी अन्य अधिनियम के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है। इसके अलावा इसमें इसकी शक्तियां लगभग नगरपालिका की शक्तियों के समान ही हैं। ये पूरी तरह नामित इकाई हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष के साथ अधिसूचित क्षेत्र के समिति के सदस्य, अतः न तो ये निर्वाचित इकाई है और न ही ये सांविधिक निकाय है। ठीक है, अब हम समझते हैं नगर क्षेत्रीय समिति। नगर क्षेत्रीय समिति छोटे कस्बों के प्रशासन के लिए गठित की जाती हैं। यह एक उप नगर पालिका आधिकारिक इकाई है और इसे सीमित नागरिक सेवाएं जैसे जल निकासी, सड़कें, मार्गों में प्रकाश व्यवस्था और संरक्षणता की जिम्मेदारी दी जाती है। यह राज्य विधानमंडल के एक अलग अधिनियम द्वारा गठित की जाती है। इसका गठन कार्य और अन्य मामले अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसे पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित या नामित किया जा सकता है। अब हम समझते हैं छावनी परिषद को। तो छावनी परिषद 5वीं नगर प्रशासन की इकाई है, 5वें प्रकार की। तो छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन की छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। इसे 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंधों तहत गठित किया गया है। ये विधान केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया गया है। यह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है छावनी परिषद। अतः ऊपर दी गई स्थानीय शहरी इकाइयों के विपरीत जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं और गठित होते हैं, छावनी परिषद केंद्र सरकार द्वारा गठित और प्रशासित की जाती है। 2006 का छावनी अधिनियम इस आशय से अधिनियमित किया गया था कि छावनी प्रशासन से संबंधित नियमों को संशोधित कर अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सके। छावनी क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय आधार को और उन्नत किया जा सके। इस अधिनियम द्वारा छावनी अधिनियम 1924 को निरस्त किया गया था और 2006 में छावनी अधिनियम लाया गया। वर्तमान में 2019 देश भर में 62 छावनी बोर्ड हैं और उन्हें 4 कोटियों के नागरिक जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है, जो कि तालिका में आपको दिखाई दे देंगे। छावनी बोर्डों का वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से दिए गए। एक तो 50,000 से ऊपर की जनसंख्या है नागरिक जनसंख्या, तो इसके अलावा 10,000 से 50,000 की जो नागरिक जनसंख्या है तो दूसरे प्रकार का बोर्ड होगा, कोटि 2 होगी उसकी। इसके अलावा 2500 से कम की जनसंख्या है तो चौथी कोटि का यानी 4th ग्रेड की होगी। 2500 से 10,000 के बीच की जनसंख्या है तो
थर्ड कोटि की वो छावनी बोर्ड होगी। इसके अलावा 10,000 से 50,000 की जनसंख्या है तो फिर वो सेकंड कोटि की छावनी बोर्ड होगी। इसके अलावा अगर 50,000 से भी ऊपर की जनसंख्या है तो वो फर्स्ट कोटि यानी फर्स्ट डिग्री की छावनी बोर्ड होगी। एक छावनी परिषद में आंशिक रूप से निर्वाचित या नामित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए नामित होते हैं, मतलब निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए, जबकि नामित सदस्य जो हैं पदेन सदस्य उस स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं। सेना अधिकारी जिसके प्रभाव में वह स्टेशन ऑफ परिषद का अध्यक्ष होता है और सभा की अध्यक्षता करता है। परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव उन्हीं में से निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अब हम समझते हैं पहली कोटि की छावनी बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। केंद्र का नेतृत्व करने वाला सैन्य अधिकारी। दूसरा, छावनी में कार्यरत एक कार्यपालिक अभियंता। इसके अलावा छावनी में कार्यरत एक स्वास्थ्य अधिकारी। इसके अलावा छावनी में जिला अधिकारी द्वारा नामित एक प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी। इसके अलावा केंद्र का नेतृत्व करने वाला सैन्य अधिकारी द्वारा नामित 3 सैन्य अधिकारी। इसके अलावा छावनी क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित 8 सदस्य। इसके अलावा छावनी बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल होता है। छावनी परिषद द्वारा किए गए कार्य नगरपालिका के समान होते हैं। ये अनिवार्य कार्यों और वैचारिक कार्यों में वैधानिक रूप से श्रेणीबद्ध हैं। आय के साधनों में दोनों कर एवं गैर कर राजस्व शामिल हैं। छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह परिषद और इसकी समिति के बारे में प्रस्तावों और निर्णयों को लागू करता है और इसके प्रयोजन हेतु गठित केंद्रीय कैडर से संबंध होता है। अब हम समझते हैं नगरीय क्षेत्र। इस तरह का शहरी प्रशासन वृहद सार्वजनिक उपक्रमों का द्वारा स्थापित किया जाता है। नगरीय क्षेत्र में जो उद्योगों के निकट बनी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले अपने कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसके अलावा ये उपक्रम नगर के प्रशासन की देखरेख के लिए एक नगर प्रशासक नियुक्त करता है। उसे कुछ इंजीनियर या कुछ अन्य तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों की सहायता प्राप्त होती है। अतः शहरी प्रशासन के नगरीय रूप में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। वास्तव में ये उपक्रमों की कोई नौकरशाही संरचना का विस्तार है। अब हम समझते हैं न्यास पत्तन। 7वां, न्यास पत्तन की स्थापना बंदरगाह जैसे क्षेत्रों जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है और अन्य प्रकार के जो हैं उसमें की जाती हैं। तो अन्य मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों के लिए की जाती है। इसमें बंदरगाहों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए न्यास पत्तन बनाया जाता है। इसके अलावा नागरिक सुविधाएं प्रदान करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। न्यास पत्तन का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है। इससे निर्वाचित और गैर निर्वाचित सदस्य दोनों प्रकार के सदस्यों द्वारा बनाई जाती हैं। इसमें दोनों प्रकार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसका एक आधिकारिक अध्यक्ष होता है। इसमें नागरिक कार्य काफ़ी हद तक नगर पालिका की तरह ही होते हैं। अब हम समझते हैं 8वां प्रकार, विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण। इन 7 क्षेत्रीय आधार वाली शहरी इकाइयों या बहुउद्देशीय इकाइयों के साथ साथ राज्यों ने विशेष कार्यों के नियंत्रण हेतु विशेष प्रकार की अभिकरणियों का गठन किया है, जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं के या अन्य स्थानीय शासनों के समूह से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम पर आधारित हैं, न कि क्षेत्र पर। इन्हें एक उद्देश्यीय और व्यापक उद्देशीय और व्यापक उद्देशीय या विशेष उद्देशीय इकाई या स्थानीय कार्यकारी इकाई के रूप में जाना जाता है। कुछ इस तरह की इकाइयाँ इस प्रकार हैं जो आती हैं। विशेष उद्देश्य के लिए अभिकरण बनाए जाते हैं। उसमें पहला है नगरीय सुधार न्यास। दूसरा शहरी सुधार प्राधिकरण। तीसरा है जलापूर्ति मल निकासी बोर्ड। इसके अलावा आवासीय बोर्ड। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति बोर्ड। इसके अलावा शहरी यातायात बोर्ड। ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं 8वें बिंदु के अंतर्गत। इसके अलावा ये कार्यकारी स्थानीय इकाइयाँ सांविधिक इकाइयों के रूप में राज्य विधानमंडल या विभागों के अधिनियम द्वारा स्थापित की जाती हैं। यह स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करती है और स्थानीय शहरी प्रशासन द्वारा सौंपे गए कार्यों को स्वतंत्र रूप से करती हैं। और नगर निगम, नगर पालिकाएँ आदि ये स्थानीय नगर पालिकाओं इकाइयों के अधीनस्थ नहीं हैं। मतलब ये स्थानीय नगर पालिका इकाइयों के अधीनस्थ नहीं हैं। अब हम समझते हैं नगर पालिका कर्मी। भारत में 3 प्रकार के नगर पालिका कार्मिक होते हैं। नगर सरकारों में कार्यरत कार्मिक इन तीनों में से एक या एक से मतलब 3 प्रकार के नगर कार्मिक होते हैं। नगर सरकारों में कार्यरत कार्मिक इन तीनों में से किसी एक अथवा तीनों से संबंधित हो सकते हैं। जैसे पृथक कार्मिक प्रणाली, दूसरा एकीकृत कार्मिक प्रणाली। पृथक कार्मिक प्रणाली और एकीकृत कार्मिक प्रणाली के अलावा हमारे यहाँ पर जो तीसरा प्रकार दिया हुआ है वो है समेकित कार्मिक प्रणाली। तो इन तीनों को हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले पृथक कार्मिक प्रणाली। इस प्रणाली में प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशासनिक नियंत्रण स्वयं करता है। ये कार्मिक अन्य स्थानीय निकायों में स्थानांतरित नहीं किए जा सकते। ये व्यवस्था सबसे अधिक प्रचलित है।
यह प्रणाली स्थानीय स्वायत्त के सिद्धांतों को कायम रखती है और अविभक्त निष्ठा को प्रोत्साहित करती हैं। अविभक्त निष्ठा को प्रोत्साहित करती हैं। यह प्रणाली जो पृथक कार्मिक प्रणाली होती हैं, इसके लिए जो स्थानीय निकाय होता है वो स्वयं की कार्मिकों की नियुक्ति और उसका प्रशासन और नियंत्रण स्वयं देखता है। इसके अलावा दूसरी प्रणाली है एकीकृत कार्मिक प्रणाली। इस प्रणाली में राज्य सरकार नगरपालिका कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशासन और नियंत्रण करती है। दूसरे शब्दों में सभी नगर निकायों के लिए राज्य स्तरीय सेवाएं जैसे कैडर सृजित की जाती हैं। इसमें कार्मिक का विभिन्न स्थानीय निकायों में स्थानांतरण होता रहता है। इसके अलावा ये व्यवस्था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लागू है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लागू है। इसके अलावा तीसरी है वह समेकित कार्य प्रणाली। इस प्रणाली में राज्य सरकार के कार्मिक और स्थानीय निकायों के कार्मिक एक ही सेवा का गठन करते हैं। दूसरे शब्दों में नगरपालिका कार्मिक राज्य सेवाओं के सदस्य होते हैं। इनका स्थानांतरण केवल स्थानीय निकायों में ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भी हो सकता है। ये व्यवस्था ओडिशा, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में लागू है। नगरपालिका कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के अनेक संस्थान कार्यरत हैं, जैसे अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और ये एक निजी पंजीकृत सोसाइटी है। दूसरा है नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र, सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना 1967 में नगरपालिका कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु गठित नूरुद्दीन अहमद समिति 1963 से 1965 की अनुशंसाओं पर की गई थी। नूरुद्दीन अहमद समिति ने 1963 में इसको गठित किया और 1965 में इसने अपनी जो अनुशंसाएं व्यक्त की, उससे 1967 में नगरीय पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र बनाए गए। ठीक है। इसके अलावा तीसरा है क्षेत्रीय नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र, यानी रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद एंड मुंबई में इसकी स्थापना इस तरह से है। क्षेत्रीय नगरीय पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र जो इनकी स्थापना 1968 में नगरपालिका कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु गठित नूरुद्दीन अहमद समिति 1963 से 1965 की अनुशंसाओं पर ही इसी की भी गठन किया गया था। चौथा जो प्रकार है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स 1976 में स्थापित हुई थी। इसके अलावा 1985 में स्थापित ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी इसमें शामिल है। अब हम समझेंगे निगम राजस्व को। तो शहरी निकायों के आपके 5 साधन हैं। शहरी निकायों के आपके 5 साधन हैं। वे साधन इस प्रकार हैं। कर राजस्व, स्थानीय करों से प्राप्त राजस्व के अंतर्गत संपत्ति कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, पेशा कर, इसके अलावा जल का कर, इसके अलावा मवेशी कर, प्रकाश कर, तीर्थ कर, बाजार कर, नए पुलों का मार्ग कर, चुंगी और अन्य कर आते हैं। साथ ही निगम के निकाय कई प्रकार के शुल्क जैसे पुस्तकालय शुल्क, शिक्षा शुल्क, बहुत सारे शुल्क लगाता है। चुंगी जो स्थानीय क्षेत्र में आने वाले चीज़ों पर लगाई जाती हैं, उनके इस्तेमाल या उनकी बिक्री, इसके अलावा उन पर भी लगती हैं। चुंगियाँ कई राज्यों से हटा दी गई हैं। संपत्ति कर राजस्व में सर्वाधिक महत्व का है। अब हम समझते हैं दूसरे प्रकार का कर है वो गैर कर राजस्व। इस स्रोत के अंतर्गत निगम संपत्ति फीस, जुर्माना, रॉयल्टी, लाभांश, ब्याज, उपयोग फीस, अन्य अदायगियाँ करता है। जन सुविधा केंद्र जैसे जल, स्वच्छता, मलवाहन फीस या अन्य चीज़ के लिए। तीसरा है अनुदान। इसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निगम निकायों को कई विकास बोर्ड परियोजनाओं, संरचना परियोजना, शहरी सुधार प्रक्रम और अन्य योजनाएं संचालित करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न अनुदान शामिल हैं। चौथा है हस्तांतरण। इसके अंतर्गत आता है राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को निधि का हस्तांतरण। यह हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर होता है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय अपने व्यय के लिए राज्य सरकार और वित्तीय संस्थानों में भी कर्ज लेते हैं, पर वे राज्य सरकार की अनुमति से वित्तीय संस्थानों अथवा अन्य संस्थानों से कर्ज ले सकते हैं। अब हम समझते हैं स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद। इसकी स्थापना राष्ट्रपति के आदेश से भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई थी। मूल रूप से इसे सेंट्रल ऑफ काउंसिल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता था। हालांकि बाद में सेल्फ गवर्नमेंट स्वशासन को गवर्नमेंट शासन से 1980 में प्रतिस्थापित कर दिया गया। 1958 तक इसका संबंध नगर सरकारों के साथ ही ग्रामीण स्थानीय सरकारों से भी था, लेकिन 1958 में बाद में ये केवल नगरीय स्थानीय सरकारों के मामलों को ही देखता है।
परिषद एक परामर्शदात्री निकाय है। इसमें भारत सरकार के नगर विकास मंत्री और राज्यों के स्थानीय स्वशासन के प्रभारी मंत्री सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अध्यक्ष होते हैं। परिषद में स्थानीय सरकार से संबंधित निम्नलिखित कार्य हैं। परिषद के पास कौन कौन से कार्य हैं? एक तो नीतिगत मामलों पर विचार करना और अनुशंसाएं देना। दूसरा, विधायन के लिए प्रस्ताव तैयार करना। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की संभावना तलाश करना। चौथा, कार्यवाही के लिए साझा कार्यक्रम का खाका तैयार करना। पांचवा, केंद्रीय वित्तीय सहयोग के लिए अनुशंसा करना। छठा, केंद्रीय वित्तीय सहयोग से पूरा किए गए कार्यों की समीक्षा करना। ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। अब हम समझते हैं अनुच्छेद इसके बारे में दे रखे हैं 243P से 43ZG तक। तो सबसे पहले 243 में इसकी परिभाषाएं दे रखी हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेदों पर नजर डालें तो 243P में नगर प्रशासन या नगर पालिकाओं के बारे में परिभाषाएं दी हुई। 243Q में दे रखी नगर पालिकाओं का गठन। R में उसकी संरचना दे रखी नगर पालिकाओं की। S में दे रखी हैं वार्ड समितियों इत्यादि का गठन और संरचना। T में सीटों का आरक्षण दे रखा है। U में नगर पालिकाओं का कार्यकाल दे रखा है। V में सदस्यता से अयोग्यता दे रखी है। V के बाद W में नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकरण और दायित्व दे रखे हैं। इसके अलावा X में नगर पालिकाओं द्वारा कर आरोपण की शक्तियां और निधि दे रखी हैं। Y में वित्त आयोग दे रखा है। Z में नगर पालिकाओं के लेखा का अंकेक्षण दे रखा है। और Z के बाद ZA से लेकर ZG तक और दे रखे हैं। जैसे नगर पालिकाओं के लेखा का अंकेक्षण है ना, तो उसमें एक तो नगर पालिकाओं का चुनाव जो है वो 243ZA के अंतर्गत आएगा। नगर पालिकाओं का संघ शासित क्षेत्र प्रदेशों में लागू होना ZB के अंतर्गत आएगा। कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू नहीं होना ZC के अंतर्गत आएगा। जिला आयोजना के लिए समिति ZD में आएगी। महानगरीय आयोजना के लिए समिति ZE में आएगी। नगर पालिकाएं और विद्यमान कानूनों का जारी रहना ZF के अंतर्गत आएगा। और चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक ZG के अंतर्गत आती हैं। अब हम समझेंगे राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों के नाम 2019। आंध्र प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ठीक। अरुणाचल प्रदेश में ये लागू है ही नहीं। असम में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। आंध्र प्रदेश और असम में एक जैसा है। बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। बिहार में नगर निगम को तो नगर निगम कहेंगे, नगर पालिका को वहाँ नगर परिषद कह देते हैं और नगर पंचायत तो वहाँ पर सेम है। तो बिहार में बीच वाला 2 नंबर का चेंज है। छत्तीसगढ़ में वापस वही आ गया, नगर निगम की जगह नगर पालिका। तो छत्तीसगढ़, असम और आंध्र प्रदेश में सेम है। गोवा में जो है बिहार जैसा काम है, वहाँ पर नगर निगम और नगर परिषद 2 ही चीज़ें हैं वहाँ पर। तो बिहार, गोवा में। गुजरात में 3 है, हरियाणा में भी 3 है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, इनमें 3-3 हैं। और कर्नाटक में इसके नाम थोड़े अलग हैं। जैसे देखिए सिटी निगम या नगर, सिटी परिषद या नगर पंचायत। इसके अलावा राजस्थान में देखें तो नगर निगम, इसके अलावा नगर परिषद या इसके अलावा नगर बोर्ड या जिसको हम म्यूनिसिपल बोर्ड कहते हैं वो। इसके अतिरिक्त सिक्किम में, इसके अलावा तमिलनाडु में, सब में 3-3 नाम चलते हैं। ठीक है। इसके पश्चात हम अगले भाग को पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र।